अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk। मैं हूं हिना चौधरी और मेरे साथ आज मौजूद हैं ईसा नकवी। इनसे बात करेंगे मुख्तलिफ आया टॉपिक्स पे, क्योंकि आप इन्हें चैनल्स पे देखते भी रहते होंगे, अपने चैनल पे भी वीडियो बनाते हैं, बैनुल अक़वामी उमूर के हवाले से एक गहरा नॉलेज भी रखते हैं। तो ईसा, सबसे पहले तो पहला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट आज का तो यही पूछूंगी, डिस इंगेजमेंट ऑफ आर्म्स फ्रॉम बोथ बॉर्डर्स, चाइना और इंडिया, लॉन्ग अवेटेड एग्रीमेंट था, क्या कहेंगे आप, कितना पायदार है ये एग्रीमेंट? देखिए हिना चौधरी, ये बिल्कुल जिस तरह टिप ऑफ द आइसबर्ग होती है कि आपको नज़र कुछ आ रहा होता है कि बहुत ही वो जो असल इशू है वो बहुत तवील है, बहुत बड़ा है, और इसकी जो डिटेल्स अभी तक सामने आई हैं वो चाइना की जो डिफेंस मिनिस्ट्री उसकी स्टेटमेंट, और उसके बाद आज राज्यसभा में जो भारत की पार्लियामेंट का अपर हाउस है वहाँ पर उनके वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, उन्होंने स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि चीन और भारत के दरमियान डिसएंगेजमेंट का, जो कि 11 महीने से अपने सींग फंसाए हुए बैठी हुई थी चीन और भारत की अफवाज, वो डिसएंगेज करेंगी। डिसएंगेजमेंट का मतलब ये है कि वो अपनी फ़ौजें पीछे लेकर जाएंगे, और साथ ही तनाव में कमी के लिए बातचीत होगी। अब इसके हवाले से 9 राउंड्स हो चुके हैं, 9 राउंड्स हो चुके हैं मिलिट्री लेवल टॉक्स के। इसके अलावा मुख्तलिफ उन्होंने डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स किए, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा था। अभी जो ऐलान किया गया है इसको मुकम्मल ना तो तनाव का ख़ात्मा कहा जा सकता है, ना ही इसको फ़ौजों के अब पीछे हटना कहा जा सकता है, क्योंकि जो स्टेटमेंट मैंने देखी है राज्यसभा में जो राजनाथ सिंह ने दी है, उसके मुताबिक सिर्फ जो पेंगोंग लेक है, एक झील है, उसका शुमाली किनारा और उसका जनूबी किनारा, जो नॉर्थ बैंक है वहाँ पर चाइना आगे आकर बैठा हुआ था, और जो साउथ बैंक है वहाँ पर भारत, सिर्फ उस मकाम पर फ़ौजों को पीछे हटाने के हवाले से एग्रीमेंट हुआ है। और उसमें भी अगर आप अपेरेंटली देखें तो भारत की शिकस्त इस वजह से नज़र आती है कि भारत ने हमेशा से ये कहा था कि इसका सलूशन जो भारत को एक्सेप्टेबल है वो ये कि अप्रैल से पहले वाला जो स्टेटस है उसको बहाल किया जाए, जिसमें फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी भारत की अफवाज। अब फिंगर 8 के ईस्ट पे बैठेगा चाइना, और भारत जो है वो फिंगर 3 का एरिया है वहाँ तक मौजूद रहेगा, और दरमियान में एक किस्म का डिफेक्टो बफर जोन आप कह सकती हैं वो क्रिएट हो जाएगा। अब ये इसको डिसएंगेजमेंट नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ज़रूर है कि चीन और भारत जो एक दूसरे के साथ किसी भी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचे थे, अब बहरहाल उनके दरमियान बर्फ़ पिघली है। और इसी तरीके से जो साउथ बैंक है वहाँ पर भी एक फार्मूले के तहत डिसएंगेजमेंट होगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप अगर उस स्टेटमेंट को देखें, उसमें वहाँ पर राजनाथ सिंह ने और भी बात किया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि तकरीबन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया 1962 की वॉर में जो भारत समझता है उसका हिस्सा था, चीन ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। उसके बाद तकरीबन 5,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा, 5,180 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान ने सीड किया था चाइना को। तो एक्साई चीन का वो एरिया जो भारत अपना समझता है उसका तकरीबन 43,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये एरिया वो है जिस पर चीन अभी भी मौजूद है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, 90,000 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया अरुणाचल प्रदेश जो एक्सट्रीम ईस्टर्न एरिया बनता है भारत का, आप उसको शुमाल मशरकी एरिया कह सकते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि चीन का उसी तरह क्लेम मौजूद है। तो डीएस्केलेशन जो है उसका आगाज़ ज़रूर हुआ है, आप इसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन अभी भी भारत और चीन के दरमियान मामला हल नहीं हुआ है। इसे ये बात भी ज़रा क्लियर कर दीजिएगा कि बिफोर दिस एग्रीमेंट कौन बेहतर पोजीशन में था? देखिए, बेहतर पोजीशन में तो जाहिर है कि हमने देखा है कि चीन जो है उसने भारत को सरप्राइज़ दिया। 15 और 16 तारीख की जो दरमियानी शब है जून की 2020 की, उसमें 20 भारतीय फ़ौजी और उनके जो एक कर्नल हैं वो भी मारे गए यहाँ पर। और ये सारा कुछ एक ऐसे वक्त में हुआ जिसमें भारत में उनके वज़ीर आज़म को सरेंडर मोदी का नाम दे दिया गया कि उसने अपना एरिया सरेंडर किया। अभी भी वो अपनी फेस सेविंग के लिए स्टेटमेंट्स ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन जिस भी शख्स ने राज्यसभा में बयान सुना है राजनाथ सिंह का, वो अंदाज़ा लगा सकता है कि भारत को इस सारे स्टैंड ऑफ से, इस सारी कशमकश से कुछ हासिल नहीं हुआ। चीन अभी भी एक ऐसी पोजीशन में है जिसने
भारत को बैक फुट पर कर दिया है। अच्छा, अब हमने देखा है एशिया में दो दावेदार हैं हुक्मरानी के, चाइना और इंडिया। इस पे आपका कहना है कि अभी बेहतर पोजीशन किसकी है? इस एग्रीमेंट से हट के अगर मैं बात करूं तो अभी की पोजीशन आप क्या लगता है आपको? मुकाबला ही नहीं बनता जी। मेरा ख्याल है कि भारत जितनी भी गुफ्तगू करता है, जो बात है वो सारी अमेरिका की शय पर है, क्योंकि अमेरिका जो है उसके साथ बड़ा क्लोज एलाई है और अमेरिका के अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी ब्रीफिंग्स ये रिवील करती हैं। और अब मोर रिसेंटली जो बाइडन की जो उन्होंने अपना पॉलिसी लेआउट दिया है, जो उन्होंने बताया कि वो क्या करने जा रहे हैं खारजा पॉलिसी के हवाले से, उसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि उन्होंने भारत को आशीर्वाद हासिल है अमेरिका की। क्वाड है उनका एक 4 ममालिक का ग्रोह, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका शामिल हैं। ये मिलकर जो है वो चीन को कंटेन करने, चीन को कर्टेल करने, उसका असर और रसूख इंडियन ओशन रीजन में कम करने के हवाले से। फिर भारत जिस तरीके से टो करता है पॉलिसी अमेरिका की इन तमाम मामलात पे, चाहे वो सिंकियांग का मसला हो, तिब्बत का हो, ताइवान का हो, हांगकांग का हो, साउथ चाइना सी का हो, ये 5 मेजर मसाइल हैं जिसके ऊपर भारत उनकी पॉलिसी को टो करता है। इस हद तक कि भारत का जो सबसे पुराना, सबसे करीबी एलाई रहा है रूस, मॉस्को, उसके वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने रिसेंटली उन्होंने ये कहा था कि भारत को जो है वो भारत हाथों में खेल रहा है अमेरिका के। एक तरीके से उन्होंने उसको कठपुतली, एक पपेट करार दिया था अमेरिका का, और उन्होंने कहा कि भारत को इतना आगे नहीं जाना चाहिए। इंडो पैसिफिक रीजन की जो पॉलिसी है अमेरिका की, उसमें इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि उसके ताल्लुकात अपने पुराने एलाइज, इत्तेहादियों के साथ मुतासिर हों। तो आई थिंक कि भारत का जो इधर स्टेचर है वो सिर्फ एक आप कह सकती हैं कि एक प्रॉक्सी का है, अमेरिकन प्रॉक्सी का, जो कि चाइना के ख़िलाफ़ उसको कंटेन करने के लिए, अलबत्ता क्योंकि एक बड़े साइज़ का मुल्क है, बड़ी आबादी है, अस्करी ताकत भी खासी है, रिसोर्सेज भी हैं और एक बड़ी मार्केट भी है जिस पे पूरी दुनिया चाहती है कि इनको चीज़ें बेची जाएं। तो इस हवाले से आप ये देख सकते हैं कि चीन को अलबत्ता कंटेन करने के लिए शायद अमेरिका के लिए इससे बेहतर इत्तेहादी नहीं हो सकता। अच्छा, साउथ चाइना सी की आपने बात की, उसमें अमेरिका की जानिब से बहरी जंगी मशकों का मकसद क्या है? अच्छा, इसमें है ना 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो मौजूद हैं, जिसमें उनका रोनाल्ड रेगन और निमिट्स, ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ये साउथ चाइना सी में अक्सर पेट्रोलिंग करते हैं, इनकी मशकें होती हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, 2020 में हमने देखा मुतअद्दिद मौक़े पर यह हुआ। न्यू इसमें और ये नई बात यह है कि बाइडन इंतज़ामिया में ये पहली मरतबा है कि उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उन्होंने मनूवर्स किए हैं, वहाँ पर उन्होंने एक्सरसाइजेस की हैं, पेट्रोलिंग की है। इसी दौरान हमने देखा कि फ़्रांस की एक एटमी आबदोज़ जो उनकी न्यूक्लियर सबमरीन है, उसने भी पेट्रोल किया है साउथ चाइना सी के एरिया को। और मज़ीद जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें फरवरी के महीने में एक बिल पास किया गया है चीन में, जिसमें उन्होंने अपने कोस्ट गार्ड्स को ये इख्तियार दिया है कि वो किसी भी इंट्रूडर को, जिसको वो समझते हैं कि वो उनके चीन के जो क्लेम किए हुए पानियों की सरहद है, जो उनकी मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं, उसमें दाखिल होता है तो उसके ख़िलाफ़ असलहे का इस्तेमाल करते हुए उसको तबाह कर सकते हैं। तो ये इख्तियार कोस्ट गार्ड्स को वहाँ पर दे दिया गया। अब सिचुएशन क्या डेवलप हो रही है कि एक तरफ ईस्ट चाइना सी में जो सेनकाकू आइलैंड्स हैं, जहाँ पर जापान का इफ़ेक्टिव कंट्रोल मौजूद है, आज से चंद रोज़ पहले चीन के कोस्ट गार्ड्स वेसल्स जो हैं उन्होंने चेज़ किया जापानीज़ माहीगीरों को, फ़िशरमैन को जो वहाँ पर फ़िशिंग के लिए मौजूद थे। पहले उनको वार्न किया गया और फिर उनको चेज़ करते हुए 2 मरतबा मुसलसल 2 रोज़ तक चीनी कोस्ट गार्ड्स जो हैं वो अपनी शिप्स पर, अपने बहरी जहाज़ों पर, जंगी बहरी जहाज़ों पर दाखिल हुए सेनकाकू आइलैंड्स में। अब सेनकाकू आइलैंड्स वो हैं जिन पर चीन क्लेम करता है कि उनके हैं, लेकिन जापान के कंट्रोल में हैं। इसी तरीके से जब आप ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, इस तमाम एरिया में आते हैं, इसका डिस्प्यूट जो है वो खासा पुराना है। और जो ममालिक जो इसके हवाले से डिस्प्यूट करते हैं, तकरीबन 9 मुल्क हैं, 9 से 11 मुल्क हैं जिनके मुख्तलिफ क्लेम्स हैं साउथ चाइना सी के पानियों पर, जिसमें
چین کہتا ہے کہ اس کا 90% جو پانی ہے وہ چین کہتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں. یہاں پر مختلف چھوٹے چھوٹے آئلینڈس ہیں جو چائنا سے بلونگ کرتے ہیں. اس پر ایک کاؤنٹر نیریٹیو یہ ہے کہ یہاں پر چائنا نے مصنوعی جزیرے بنائے ہیں اپنے کلیم کو مضبوط کرنے کے لیے. اس میں تھائی لینڈ کا، سنگاپور کا، لاؤس کا، اس کے علاوہ جو پیراسل آئلینڈز والا ایریا ہے وہاں پر ویتنام کا، اسی طریقے سے فلپینز کا، جاپان کا، ملیشیا کا، ان تمام ممالک کے جو ہے وہ کلیمز ہیں، لیکن چین ان کو نہیں مانتا. اب یہ ممالک اپنے طور پر چین کی ایک بڑی بحریہ، ایک بڑی عسکری قوت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن پھر ان کے سر پر آ کر بیٹھتا ہے ایک چودھری جس کا نام ہے امریکہ. امریکہ ان کو سپورٹ کرتا ہے ان کلیمز کے حوالے سے. جو امریکن پیٹرولنگ ہے اس سارے ایریا کی، یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ پوری دنیا کی جو تجارت ہے اس کا 1/3، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ تقریباً 33% جو اس پوری دنیا میں تجارت ہوتی ہے اس میں سے 33% اس راستے سے ہوتا ہے جو ساؤتھ چائنا سی سے ہو کر گزرتا ہے. تو چین اگر اس کے اوپر اس حد تک اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ امریکہ کے لیے قطعی قابل برداشت نہیں ہے کہ چین جو ہے اس کا اتنی اہم آبی گزرگاہ جہاں سے پوری دنیا کے لیے تجارت ہوتی ہے اس پر اثر و نفوذ ہو. تو یہ ساری سچویشن ہے جو اس ایریا میں ڈیولپ ہو رہی ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے پانیوں میں ان دا ناردرن عربین سی پاکستان از ہوسٹنگ امن ایکسرسائزز. 45 ممالک کی جو نیویز ہیں وہ اب روانہ ہو چکی ہیں. ان کے فریگیٹس، ان کے بحری جنگی جہاز، ان کے نیول ویسلز، ان کی سب میرینز، ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز وہ یہاں پر آ رہے ہیں. اور کراچی میں لگے گا یہ میدان، پاکستان میں میزبانی کرے گا. اینڈ ان دا سیم ٹائم وائل دس از ہیپننگ 8 تاریخ سے 21 تاریخ تک یدھ ابھیاس کے نام سے بھارت اور امریکہ کے درمیان راجستھان کے علاقے میں جنگی مشقیں شروع ہو گئی ہیں. سو دس از اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن.